बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 6 में आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट को हम देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इफ़ ए charge delta q passing through any cross section of a conductor in time delta t, we can say that an electric current is established through the conductor। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता चली। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, उसका छोटा सा पोर्शन ले लें, सेक्शन कंसिडर कर लें, तो उस पोर्शन से जितना चार्ज फ्लो होगा और जितने टाइम में फ्लो होगा तो उसको हम कहेंगे ये उसकी इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, ये उसकी करंट है। तो ये सिंपल उसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है करंट का। छोटा सा ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, कंसीडर करना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से फिर डिफाइन कर सकेंगे। करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि एक जितने टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे उसके इलेक्ट्रिक करंट है। तो ऐसे यूनिट करंट के एम्पेयर होते हैं और इसको हम सिंपल वर्ड में किस तरह से लिखते हैं, कूलम पर सेकंड। चार्ज के यूनिट कूलम और टाइम के यूनिट सेकंड के इक्वल होते हैं और करंट के यूनिट क्या हो जाएंगे, कूलम पर सेकंड। मोशन ऑफ चार्जेस व्हिच कॉजेस इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू चार्ज कैरियर्स। For example, in case of metallic conductors, the charge carriers are free electrons, and in copper sulfate, the charge carriers are copper and sulfate ions। अच्छा, यहाँ पे करंट का बताया गया कि करंट किसकी वजह से फ्लो करती है। तो करंट हमेशा चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करती है। अब चार्ज कैरियर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम मेटेलिक जो है कंडक्टर की बात करते हैं, या कोई भी मेटल है, कोई शीट है मेटल की, कोई वायर है, तो उसमें से हमने देखना है करंट किस वजह से फ्लो कर रही है। तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो चार्ज को लेके जाने वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब जो कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करेगी। तो अगर हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट, इसको आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, अब उस सोल्यूशन में से करंट फ्लो कर रही है। तो उस सोल्यूशन में से चार्ज कैरियर क्या होंगे, उसके अंदर चार्ज कैरियर कॉपर आयन और सल्फेट आयन होंगे। Current direction. The conventional current in a circuit is defined as the equivalent current which passes from a point of a high potential to point at low potential। अच्छा, करंट हमारे पास अब दो किस्म की होती है। यहाँ पे करंट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। पहले हम करंट डायरेक्शन को देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि करंट की कौन कौन सी दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जिक्र किया गया है वो कन्वेंशनल करंट का जिक्र किया गया है। कन्वेंशनल करंट कौन सी होती है? अब कन्वेंशनल करंट हमारे पास जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, मेट्रो के अंदर हमने करंट का जो है वो पोर्शन डिस्कस किया, मिडिल क्लास में भी उसका कुछ पोर्शन डिस्कस किया। तो जो भी करंट की हम डेफिनेशन या जो कुछ भी हम करंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं वो सारी की सारी कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट कौन सी होती है? कन्वेंशनल करंट हम उस करंट को कहते हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जो चार्जेस हैं हमेशा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये कन्वेंशनल करंट है। इसकी रीज़न ये है, जो जब करंट सबसे पहले डिस्कवर की गई थी उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया गया था। तो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो यही कंसिडर करते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे के पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करता है। तो उस वक्त उन्होंने फिर ये कंसिडर किया कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं सिर्फ वो फ्लो करते हैं पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, जिसको उन्होंने करंट कहा। और ये उन्होंने कन्वेंशन कंसिडर की थी और वही कन्वेंशन फिर अभी तक वो यूज़ हो रही है, जिसको हम ये कहते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब फ्लो करता है या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब कंसिडर करता है। तो उन्होंने ये कहा था जो पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल हाई है और जो नेगेटिव है उसका पोटेंशियल लो है, या जो दूसरा एंड होगा उसका लो पोटेंशियल होगा। तो करंट हाई से लो पोटेंशियल की जानब मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं ये कन्वेंशनल करंट है। दूसरी किस्म की जो करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। इलेक्ट्रिक करंट में सिंपल हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर्किट के अंदर वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर्किट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है।
ठीक है, अब करंट की कौन कौन सी दो टाइप्स होगी, कन्वेंशनल करंट है और इलेक्ट्रिक करंट है। कन्वेंशनल करंट में हम ये देखते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब मूव करती है या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, करंट हमारे पास मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास थ्रू सर्किट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, हम इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं। तो ये डायग्राम है जिसमें फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट का दिखाया गया है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव एंड है ये हाई एंड पोटेंशियल है और जो नेगेटिव एंड है ये लो पोटेंशियल है। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब फ्लो कर, ये पॉजिटिव है और यहाँ से होकर ये सर्किट कंप्लीट होगा। ये जो पिंक कलर में जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि ये कन्वेंशनल करंट है, और जो ये एरोस हैं, जो ये वाले हैं B2A, ये शो करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो फ्लो करेंगे, ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे और इसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और जो फ्लो ऑफ जो है वो कन्वेंशनल करंट क्या होगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। अब हम ये देखते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर किस तरह फ्लो करता है। अब कोई भी आप कोई क्रॉस सेक्शन ले लें मेटल का, या कोई भी किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन ले लें, तो इसको अगर आप डिटेल में अगर आप उसका एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर छोटे छोटे फ्री पार्टिकल्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, जिसको अभी भी हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो येलो कलर में है या ऑरेंज कलर में है ये एटम्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो अगर आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है या न्यूट्रल वायर है जिसको अभी आपने कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया, तो उस न्यूट्रल कंडक्टर में या उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी रैंडम डायरेक्शन होगी। अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट की जानब मूव कर रहे होंगे, कुछ राइट की जानब मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मोशन अपवर्ड होगी, कुछ की डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका एक जो मोशन का सीक्वेंस है उसके अंदर की सिमेट्री होती है। सिमेट्री का ये मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जो वायर के अंदर जो चार्ज होगा वो जीरो रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, जब तक उसके अंदर आपको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते या उसको आप कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करते, कोई चार्ज नहीं उसके अंदर से गुजारते, तो वो जो वायर रहेगी वो क्या रहेगी, वो कंडक्टर रहेगी। In any cross section of metallic wire, the rate at which the free electrons are passing through it from left to right is the same as the rate at which they pass through it from right to left. सो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर या इस वायर के अंदर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, या जितने इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं उतने ही डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे। तो ये एक दूसरे की मोशन को आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कैंसिल कर रहे होंगे, एक दूसरे की मोशन का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर रहे होंगे। तो आपके पास जो न्यूट्रल चार्ज आएगा इस वायर के अंदर वो जीरो होगा, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा इस कंडक्टर के अंदर। तो अगर हम इसी कंडक्टर को ही किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अब वो यही पहले अब ये सिंपल कंडक्टर था जिसको हमने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, किसी भी पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया। तो अब हम उसी कंडक्टर को कंसिडर करते हैं जिसको हम किसी बैटरी से या पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये आप कंसिडर कर लेते हैं बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है। तो अगर बैटरी को इस वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ये जो एंड है कंडक्टर का, इस पर हम ये कंसिडर कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, अब इसको जो एक्चुअल इसका सही मीनिंग बनता है वो ये है कि बैटरी का ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, और इसी तरह यहाँ पे होता हुआ ये पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल कंसिडर किया जाएगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो ये वाला एंड है यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वाले एंड के ऊपर नेगेटिव है या नेगेटिव इसका पोटेंशियल है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को आप फील्ड के अंदर रखिए, चैप्टर नंबर 12 में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने इसी पे डिस्कस किए हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो उसको हम जब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के दरमियान किसी भी पार्टिकल को रखते हैं या प्लस चार्ज को रखते हैं, जो उसकी मोशन किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसी तरह अब ये हमारे पास जो कंडक्टर है, इस पे हमने अगर ये बैटरी से कनेक्ट किया है, इसके पॉजिटिव चार्ज है और इस एंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, आप इस कंडक्टर के अंदर आप देख सकेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से क्या होगा कि जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, क्योंकि ये एंड इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एंड है, और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की जानब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ट्रेवल करती हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑपोजिट टू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है। ये वाली मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, हमने इलेक्ट्रिक करंट में देखा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है। ये नेगेटिव इसका एंड है कंडक्टर का, और ये पॉजिटिव एंड है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि जो ब्लू कलर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो येलो कलर के या जो ऑरेंज कलर के हैं, ये एटम्स हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की अब एक ही डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, कोई राइट डायरेक्शन में है, मतलब एक रैंडम डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये एंड इसका पॉजिटिव एंड बनेगा, ये एंड इसका नेगेटिव एंड बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इस ई इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया, या आप ये कंसीडर कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में आप इसको इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, जब आपने इस एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इस एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंड की जानब मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरह अब उनको जो है वो जैसे ही ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव एंड की जानब ट्रेवल कर रहे हैं, अब रास्ते में उनको एटम्स के साथ जो है वो कोलाइजन करनी पड़ेगी। जितने भी एटम्स उनके पाथ में आएंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी एटम के साथ जो है वो कोलाइड करेंगे, और कोलाइजन के दौरान अपनी वो काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को लूज करने की वजह से क्या होगा, उनकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये कर्सर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले इस एटम से टकराया, इस एटम से टकरा कर किसी और डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, वो इस डायरेक्शन में चला गया, फिर इस एटम से टकराया, फिर इस एटम से टकराया, और टकराने के बाद काफ़ी कोलाइजन्स के बाद वो इस एंड पे पहुंचा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते रहेंगे, मतलब उनकी स्पीड जो है या उनकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो अब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कंसीडर नहीं कर सकते, कि हमें नहीं पता कि किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो कितनी है। तो फिर हम एक एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, या जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब ट्रेवल कर रहे हैं, उन सब की एक एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। तो उस वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आया है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है कंडक्टर के अंदर, जब वो फ्लो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, उस वक्त इनकी वेलोसिटी होती है 10 रेज़ टू पावर -3 या 0.001 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है, इसको हम ग्रुप वेलोसिटी भी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। इसके बाद सोर्सेस ऑफ करंट। तो अब हम देखते हैं कि करंट के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, और किन किन सोर्सेस की वजह से करंट को जनरेट करवाया जा सकता है। When two conductors of different potential are joined together by wire, current will flow through the wire.
अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जो डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, एक का पोटेंशियल हाई है, एक का पोटेंशियल लो है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि प्लस का है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब हमने कन्वेंशनली क्या डिस्कस किया है, कन्वेंशनली क्या देखा है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनका पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव का लो होता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब अगर कोई चार्ज ट्रेवल करे तो उसको हम कहते हैं कि वो करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट कौन सा होता है, वो कन्वेंशनल करंट होता है। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ की अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब चीज़ें जो है वो फ्लो करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी की एग्जांपल लेते हैं, पानी को अगर आप किसी हाइट पे स्टोर कर दें और वहां से रिलीज करें तो पानी ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाई है। अगर आपने डैम की एग्जांपल कंसिडर करें तो डैम हमेशा जो है वो बुलंदी के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि वहां से पानी नीचे आता है टरबाइन की जानब। तो जो बुलंदी पे जो डैम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब उस पानी का पोटेंशियल ज्यादा है बनिस्बत उस पोटेंशियल के जो ग्राउंड लेवल पे है। तो इसी तरह पानी को अगर आप रिलीज करेंगे तो पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे तो आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर खुद ब खुद नहीं जा सकता। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जनब चीज़ें ट्रेवल करती हैं। इसी तरह आप टेम्परेचर की एग्जांपल कंसिडर करें कि अगर आप किसी भी लोहे के टुकड़े को अगर आप गर्म करके कमरे के अंदर रख दें रूम टेम्परेचर पे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो लोहा अपना टेम्परेचर रिलीज करेगा और वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब उस वक्त उस आयरन पीस का पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी निस्बत उस आयरन पीस का पोटेंशियल में उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना टेम्परेचर लूज करता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो आयरन पीस है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह चीज़ें हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब ट्रैवल करती हैं। तो इसी को हमने यहाँ से भी कंसिडर किया है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये हाई पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लो पोटेंशियल पे है। और यहाँ पे हम इसको फिर ये देखेंगे कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब अगर कोई भी चार्ज ट्रैवल कर रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। In order to have a constant current, the potential difference across the conductor should be maintained constant. This is achieved by connecting the ends of a conductor to the terminals of a device called source of current. अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है या जो पीस है किसी भी वायर का, तो टुकड़ा है किसी भी तार का, तो उसको हमने उसमें से करंट को फ्लो करवाना है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो करे तो फिर हम उसको किसी सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स बैटरी हो सकती है। ठीक है, हम उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी क्या करेगी, उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। जिस तरह ये हमने देखा सारा सेटअप, ये बैटरी है, ये कंडक्टर है, और बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। पोटेंशियल डिफरेंस को आप सिर्फ यही कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पॉजिटिवली पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब खींच रहा है। ठीक है, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल की जानब ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। तो हम सिर्फ पोटेंशियल का इसमें हम यही मीनिंग कंसिडर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू हैव ए कांस्टेंट करंट, तो अगर करंट हम कांस्टेंट गुजारना चाहते हैं कंडक्टर के अंदर, तो फिर हमें उसके कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जो है वो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर। दिस इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द टर्मिनल्स ऑफ ए डिवाइस और सोर्स ऑफ करंट। तो सोर्स ऑफ करंट को हम फिर बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ करंट जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैटरी है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके कुछ सोर्सेस डिस्कस किए जाएंगे। सोर्सेस ऑफ करंट, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ करंट। तो जो सोर्सेस ऑफ करंट हैं इनकी कई टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो सेल आते हैं विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप सेल, सिंपल कोई भी सेल होता है जो क्लॉक के अंदर यूज किया जाता है, अगर आप उस सेल को तोड़ के देखें तो उसके अंदर कार्बन होगा और कुछ और ऐसे केमिकल्स होंगे।
अब उनके रिएक्शन से क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। तो इट मीन्स के वो जो सेल की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि जिसको आप फॉर एग्जांपल आप जनरेटर या कोई भी टरबाइन को आप चलाते हैं, तो जो एनर्जी आपको टरबाइन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आप टरबाइन को चलाने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं, स्टीम यूज़ कर सकते हैं, या अगर छोटी है टरबाइन, अगर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हाथ से टरबाइन को चला सकते हैं। अगर कोई छोटा एक्सपेरिमेंट आप जो कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी जनरेटर को चलाने के लिए, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। और वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आएगी, वो फ्यूल प्रोवाइड करेगा। जो जनरेटर के अंदर फ्यूल या डीजल डलता है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा कॉइल को। तो इट मीन्स के जो जनरेटर है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि हम इनपुट हम उसको जनरेटर को दे रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, और आउटपुट हमें जो मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है। थर्मोकपल विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल की हम डेफिनेशन आगे जाके देखते हैं, मजीद उसको देखते हैं कि थर्मोकपल्स क्या होते हैं। सोलर सेल फिर आते हैं, विच कन्वर्ट सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सनलाइट है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है सेटअप, उसको सोलर सेल्स कहते हैं। अच्छा, थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब ये सर्किट के अंदर इसका क्या काम है, हालांकि अगर हम करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर का कहाँ से जिक्र आ गया। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, ये पुराने में जो है वो वक्त में इस्तेमाल की जाती थी, थर्मोकपल। तो इसका सिर्फ इतना यूज़ आप ये सिर्फ इतना आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि ये डिवाइस के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक लो इसका पोटेंशियल होता है, या और जो दो टर्मिनल्स होते हैं दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो लाजमी होता है। मतलब एक टर्मिनल हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, दूसरा टर्मिनल लो टेम्परेचर के ऊपर होता है। जैसे ही दोनों टर्मिनल्स को हम सर्किट के अंदर इंसर्ट करते हैं, सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है वो वोल्टेज जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो वोल्टेज काज होते हैं, और वोल्टेज काज होने की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये सिर्फ थर्मोकपल का आप इतना याद रख लीजिए कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको हम थर्मोकपल कहते हैं। ये भी करंट का एक सोर्स है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसके बाद हम इफेक्ट देखेंगे करंट के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट है, उसके बाद सेकंड इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट केमिकल इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, करंट फ्लोज थ्रू द मेटालिक वायर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन they collides with the atoms of wire and lose kinetic energy. This generate heat in the wire that can be expressed by the following expression. अच्छा, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी वायर में या कंडक्टर में फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट एटम से कोलाइड करते हैं। एक एटम से कोलाइड करते हैं, दूसरे से कोलाइड करते हैं, तीसरे से कोलाइड करते हैं। तो इस कोलाइजन के दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एटम से कोलाइड करते जाएंगे तो फ्रिक्शन होती होती जाएगी। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और इस हीट को हम फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये उसका एक्सप्रेशन है, जो हीट जनरेट होगी वायर में, ये उसका एक्सप्रेशन है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब बाज़ औक़ात आपने देखा भी होगा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है या इलेक्ट्रिक केटल है, तो यहाँ एसी की वायर है, अगर आप उसको स्विच ऑफ करके, अगर वो वर्किंग कर रही, काम कर रही है, तो स्विच ऑफ करके अगर आप उसकी वायर को पकड़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वायर जो है वो हीट अप है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत हीट हुई हुई है। तो उसकी यही रीज़न होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम से कोलाइड करते हैं, कोलाइजन के दौरान फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, और उस हीट को हम इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, आई स्क्वायर आर टी। आई जो है इसमें करंट है, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर जो है उसकी रेजिस्टेंस होगी, जो भी कंडक्टर आपने यूज किया हुआ है, और टी जो है ये उसका टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर आपने हीट कैलकुलेट करनी है कि कितनी हीट उसमें से है, तो फिर उसका ये एक्सप्रेशन है। This heating effect can be utilized in electric heaters, electric kettles, toaster and electric iron. तो मतलब इस हीटिंग इफेक्ट को हम इन डिवाइसेस के अंदर यूज करके
हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ होंगे। उसके बाद टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सारे के सारे जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। सेकेंड इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। When current passes through a wire, it creates a magnetic field in the surrounding. This is called magnetic effect. Magnetic effect can be utilized detection and measurement of electric current. अच्छा, अब अगर कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में, या आपने नेटवर्क में भी ये चीज़ पढ़ी है, कोई भी वायर है उसमें से आप करंट को पास करवा रहे हैं, अगर जैसे ही करंट गुजरेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में है तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज होंगी, और अगर करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो जनरेट होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन इसकी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में आप जो करंट है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब को रखें, और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो क्या आपको इंडिकेट कर रही होंगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है कि अब मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसको करंट को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट गुजर रही है या नहीं, तो उसका पता चलाने के लिए हम ये वाला जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको यूज़ करते हैं। थर्ड है केमिकल इफेक्ट। अच्छा, केमिकल इफेक्ट में क्या होगा ये भी हम देखेंगे कि करंट का केमिकल इफेक्ट क्या है। Certain liquids such as dilute sulfuric acid and copper sulfate conduct electricity due to some chemical reactions that take place within them. The study of this process is called electrolysis. ये शुरू में हमने देखा था कि करंट के सोर्सेज में के सोर्सेज उसके कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी के साथ जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और ये अभी हम डिटेल में इसका प्रोसेस देखेंगे कि अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने वाले कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन से चार्ज कैरियर्स हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाती है। और इस सारे के सारे प्रोसेस को हम फिर कहेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द लिक्विड विच कंडक्ट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, कि जो लिक्विड करंट को अपने अंदर से पास करवाता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉड और प्लेट विच पासेस द करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। और जिन प्लेट्स की मदद से या जिन रॉड की मदद से करंट को हम पास करवाते हैं सॉल्यूशन में से या इलेक्ट्रोलाइट में से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। The electrode connected to the positive terminal of a battery is called anode, and the electrode connected to the negative terminal of a battery is called cathode. के इलेक्ट्रोड की मदद से हमने करंट पास करवानी है तो जाहिर है इलेक्ट्रोड को हमें किसी बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये डायग्राम की मदद से मजीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो बैटरी है, बैटरी कनेक्ट की गई है इलेक्ट्रोड्स के साथ। ये इलेक्ट्रोड्स हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये इलेक्ट्रोड है, ये पावर सप्लाई है। अच्छा, अब बैटरी का जो एंड जो है, जो प्लस पॉइंट के साथ, जो प्लस चार्ज के साथ अटैच्ड है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो टर्मिनल नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच है उसको हम कैथोड कहते हैं। या जो जो प्लेट, जो रॉड बैटरी के प्लस के साथ अटैच होगी, प्लस चार्ज के साथ अटैच होगी, उसको हम एनोड कहेंगे। और जो इसका एंड या जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाएगा उसको हम कैथोड कहेंगे। इसी तरह जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस सारे का सारा जो सोल्यूशन है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इस सारे के सारा जो सेटअप है इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। The vessel containing two electrode and the electrolyte is called voltameter। ठीक है, ये सारे का सारा जो टब है जिसके अंदर हम सारे का सारा ये प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। Both cathode and anode are copper plates and the vessel contains copper sulfate solution। अब कैथोड एंड एनोड, सबसे पहली जो चीज़ आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो कैथोड और एनोड यूज़ किए गए हैं ये दोनों कॉपर के हैं। ठीक है,
कैथोड भी और एनोड भी, ये दोनों जो है वो हमने एक मेटल है कॉपर उसके बनाए हुए हैं। और इस कॉपर के और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइट बनाया है और इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कॉपर के हैं। When copper sulfate is dissolved in water, it dissociates into copper and sulfate ion. अब कॉपर जब पानी के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो उसके आयन बनते हैं, कॉपर आयन बनते हैं और सल्फेट आयन बनते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया जाता है। When the current is passed through the voltmeter, the copper ions will move towards the cathode and sulfate ion will move towards the anode. अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये प्रोसेस देखना है कि जैसे ही इस वोल्टामीटर में से करंट को पास करवाया जाता है। ठीक है, वोल्टामीटर मैंने क्या बताया था, ये सारे का सारा जो टब है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है, इसको हम वोल्टामीटर कहेंगे। तो जैसे ही वोल्टामीटर से करंट को पास करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड कौन से हैं, ये वाले इलेक्ट्रोड की मदद से हम वोल्टामीटर से करंट जब पास करवाते हैं तो जाहिर है जो कॉपर आयंस होंगे उनके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो प्लस चार्ज वाले जो कॉपर आयंस हैं वो सारे के सारे कैथोड की जानब ट्रेवल करेंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से के साथ अटैच्ड है। तो इसी तरह जब वो कॉपर आयंस इस कैथोड के साथ अटैच होंगे उस वक्त ये रिएक्शन होगा। सबसे पहला रिएक्शन देखिए, कॉपर आयन, ठीक है, जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, कॉपर सल्फेट के डिजॉल्व होने की वजह से जो कॉपर आयंस जनरेट हुए वो ये वाले कॉपर आयंस हैं। प्लस अब कैथोड के ऊपर, कैथोड के साथ जाके जब कॉपर स्टिक करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन उसमें से जो है वो अब्सॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 यूनिट कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद कॉपर एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपने याद रखना है। ये कॉपर आयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें 2 यूनिट इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कॉपर मेटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला रिएक्शन इसका ये वाला है। ये सारे के सारे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है वो सारे के सारा क्या होगा, कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो सोल्यूशन है या जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ से कॉपर की जो है वो कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब सल्फेट आयन क्या करेंगे, सल्फेट आयन जो ये वाला एनोड है, जो कॉपर का एनोड है, उस पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी या उस पे जाके जो है वो स्टॉक करना शुरू कर देंगे। तो कॉपर जो कि सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, सॉरी कॉपर, ये वाला कौन सा कॉपर है, जो एनोड का कॉपर है। ठीक है, ये वाला जो एनोड है इस ये भी कॉपर का बना हुआ है और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। तो कॉपर एनोड प्लस सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन कौन से हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट दोबारा से उसका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका जो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक दफ़ा डिटेल से मैं रिवाइज कर देता हूँ इसकी समरी, इसको समझ लीजिए कि ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में है। अब जैसे ही इस सारे के सारे सल्फेट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो कॉपर आयंस हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो सारे के सारे कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सल्फेट आयंस है वो क्या होंगे, वो एनोड की जानब ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, वो एनोड के साथ मिलके क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट बना देंगे। अब वो कॉपर सल्फेट दोबारा से सोल्यूशन के अंदर आएगा और उसी कॉपर सल्फेट से कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो ये वाला इलेक्ट्रोड है ये आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा क्योंकि सल्फेट एंड कॉपर के साथ रिएक्शन करके इसको डिजॉल्व करना शुरू कर देंगे, कॉपर सल्फेट बनाएंगे। वो कॉपर सल्फेट दोबारा से इसके अंदर बनेगा, मतलब गिरेगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और यहाँ से उसी कॉपर सल्फेट से जो कॉपर आयंस है वो दोबारा से इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है। मतलब ये यूजफुल कहाँ पे है, अब ये क्वेश्चन ये है, ये यूजफुल उस वक्त है जब हम किसी चीज़ की हमने कोटिंग करनी है, उसको यहाँ पे हम रख देते हैं इस इलेक्ट्रोड की जगह पे, और सारे के सारे प्रोसेस को हम इसी तरह से पास करवाते हैं। तो जो मेटल आपने कोट करनी हो उसके जो पॉजिटिव आयन हैं या जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसके ऊपर जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और आपके पास क्या होगा, वो मेटल की जो है वो डेपोजिशन हो जाएगी। तो
मेटल की कोटिंग करने के लिए आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो करंट का केमिकल इफेक्ट है ये किस लिए यूज किया जाता है, मेटल कोटिंग के लिए ये यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ क्या है, ये डेफिनेशन इसकी आपने पहले भी इसकी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में कुछ थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका डिस्कस करेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये ओहम्स लॉ सिंपल स्टेटमेंट है इसकी। ओहम्स लॉ ये बताता है हमें कि जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या आप ये कह लें कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट जो है वो बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, जो करंट की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हम पोटेंशियल को अगर हम ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का जो सिंबल है इसको इक्वल से रिप्लेस करके R कांस्टेंट लगा दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन वो कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V इज इक्वल टू I R, ये एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सी स्टेटमेंट है ओह्म्स लॉ की। V is equal to IR, R is the constant of proportionality called resistance, ठीक है। R जो है ये resistance है, I current है और V potential difference है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। अब यहाँ पे यूनिट इसके जो होंगी, जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगाया है इसके यूनिट क्या होंगे, ओहम। ओहम एक साइंटिस्ट था, उसने ये ओहम्स लॉ जो है वो उसकी स्टेटमेंट दी, तो उसी के नाम पे इसके यूनिट रखे गए रेजिस्टेंस के, ओहम। If a current, ओहम किसके इक्वल होता है, if a current of 1 amperes flows through the potential difference of 1 volt, then the resistance of conductor is 1 ohm। कि अगर आपके पास 1 वोल्ट जो है मतलब जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, 1 ओहम के, ठीक है। If a current of 1 ampere flows through the potential difference of 1 volt, potential difference 1 volt होना चाहिए और 1 volt potential difference की वजह से जो करंट फ्लो होना चाहिए वो 1 एम्पियर हो, तब आपके पास जो रेजिस्टेंस है इसके यूनिट 1 ओहम के इक्वल होंगे। A conductor is said to obey Ohm's law if its resistance is a constant, that is graph of V versus I is exactly straight line। अच्छा, अब कंडक्टर सेट टू बे ओहम्स लॉ को फॉलो करने के लिए कंडक्टर्स को किन शराइत पर पूरा उतरना होगा, ठीक है। पहला सवाल ये है, यहाँ सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कौन से कंडक्टर्स जो हैं वो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कौन से कंडक्टर्स ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर से करंट को गुजारते हैं और करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट एक इक्वल अमाउंट में ट्रेवल करता है। मिसाल के तौर पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आप रखते हैं तो करंट 1 वोल्ट जो है, करंट सॉरी 1 एम्पियर फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो करंट 2 एम्पियर फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 3 वोल्ट है तो करंट 3 एम्पियर जो है वो फ्लो करेगा। तो अगर आप इसमें से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस सेम आएगी। अगर जब दोनों की वैल्यू 1 1 थी उस वक्त भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 थी, जब दोनों की वैल्यू 2 2 है उस वक्त भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, जब दोनों की वैल्यू 3 और 3 है, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला अगर आप इसमें पुट करें ना, 3 वोल्टेज है और करंट की वैल्यू भी 3 है, तो रेजिस्टेंस क्या आएगी, ये 3 ये आई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, करंट भी 4 है, तब भी आर की वैल्यू 1 आएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्टेज है, करंट की वैल्यू भी 10 वोल्टेज है, फिर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 आएगी। तो इट मींस कि ये रेजिस्टेंस तो सेम रह रही है, वो एक ही रेशो से बढ़ती जा रही है, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे जो कंडक्टर्स हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट अगर आप उतनी ही अमाउंट में बढ़ता है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, उसको हम कह सकते हैं कि ऐसे जो कंडक्टर्स हैं वो ओहमिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है। वो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा रहे हैं उतनी ही अमाउंट में करंट बढ़ती जा रही है, और करंट के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी।
और ऐसे कंडक्टर्स को हम कहेंगे ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, इनमें जो ग्राफ आएगा ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसे कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। A conductor which strictly obey Ohm's law is called ohmic। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेट लाइन आएगी Ohm's law के लिए। Conductors which do not obey Ohm's law are non-ohmic। ठीक है, the examples of non-ohmic devices are filament bulbs and semiconductor diodes। अब ऐसे हमारे पास ज्यादातर हमारे पास ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम कह सकते हैं ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस या नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल्स है फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब ये है, फिलामेंट बल्ब उसे कहते हैं अमूमन जो कॉमन बल्ब होता है ना, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है बल्ब, उसको फिलामेंट बल्ब कहते हैं। अब अगर उसके अंदर जो टंगस्टन की वायर यूज की जाती है, अगर आप उसको कंसिडर करते हैं एज ए कंडक्टर, तो उसमें से आप पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से अगर आप करंट को गुजारते हैं तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। यहाँ तक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी, आगे जाकर रेजिस्टेंस के अंदर चेंज क्यों आया? इसकी रीजन ये है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आप ये कंसिडर कर रहे हैं पोटेंशियल की ये वाली वैल्यू है, कोई भी वो 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है या 100 वोल्ट है, कुछ भी वैल्यू है इसकी। अब यहाँ से आगे जाके जो है वो जो लाइन है वो डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब डाइवर्ट इसलिए हुई है लाइन कि इसकी फिजिकल रीजनिंग पहले मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल रीजनिंग इसकी ये है, जिस तरह हमने पहले देखा था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट फ्लो करता है, और करंट के फ्लो करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एटम से टकराएंगे, एटम से टकराने से फ्रिक्शन जनरेट होगी और उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। इट मींस कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि उस डिवाइस का टेम्परेचर उतना ज्यादा हो रहा है। और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर ज्यादा किसी भी चीज का आप कर दें तो उसमें एटम्स की थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो जो एटम्स हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एटम्स अगर वाइब्रेट करें ऊपर और नीचे, और वो इलेक्ट्रॉन से टकराना शुरू कर देंगे एटम्स। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मजीद जो है वो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मजीद जो है वो उसकी हाइंड्रेंस होगी, हाइंड्रेंस क्रिएट होगी। ठीक है, हाइंड्रेंस मतलब रेजिस्टेंस। तो इसीलिए जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती जाएगी। मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस अब सेम नहीं रही। हालांकि जो ब्लैक डॉटेड लाइन में जो लाइन है ये शो कर रही है कि इस लाइन को इसी पाथ पे चलते रहना चाहिए था, लेकिन ये लाइन डाइवर्ट हुई है। इट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट बढ़ा है, करंट के बढ़ाने से क्या हो रहा है, उस कंडक्टर के अंदर जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगी इसका इट मींस कि वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और वो एटम इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जितने एम्पेयर करंट गुजरनी चाहिए थी उतने एम्पेयर करंट नहीं गुजरी, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो उसमें फर्क पड़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम नहीं आएगी। तो इसीलिए इसकी जो लाइन है यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद जाके ये टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ज्यादा हो गई है। अब इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, अगर फिलामेंट बल्ब है, अगर आप उसको घर के अंदर चलाते हैं 5 मिनट में चलाएं तो वो हीट अप हो जाएगा, वो इतना ज्यादा हीट अप नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको 1 घंटा जलाते हैं उस बल्ब को, तो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगी, इवन कि आप उसको हाथ से पकड़ नहीं सकेंगे, इतना ज्यादा वो हीट अप हो जाएगा। उसकी यही रीजन है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप आपने जितनी ज्यादा वक्त के लिए, जितने ज्यादा टाइम के लिए उसके अंदर से करंट को फ्लो किया है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती गई है, रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर जनरेट हुआ है, उसकी वजह से जो फिलामेंट बल्ब है वो हीट अप हो गया है। दूसरी एग्जांपल जिसकी सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड डायोड भी इसी तरह ही है, उनका भी इसी तरह का बिहेवियर, ग्राफिकल बिहेवियर आता है। एंड अदर एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइसेस इज सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, अगर आप इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो यहाँ से इसकी कुछ पीक इसकी इसी तरह से बनती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं पहले करंट जो है वो जीरो होती है, यहाँ से करंट बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है,
यहाँ से जैसे जैसे वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, करंट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इस तरह की एक बन रही है, इसकी लाइन जो है वो इस तरह की शेप में आ रही है। तो इट मीन्स जो ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं रहती, उनको हम कह सकते हैं कि वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। और उसके एग्जांपल्स में हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने फिलामेंट बल्ब देखा है, और फिर उसके बाद ये डायोड हमने देखा है कि जो डायोड की भी जो लाइन है वो इस तरह से स्ट्रेट नहीं आ रही, सीधी नहीं आ रही। तो इट मीन्स ये भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस की एग्जांपल है। इसके बाद हम रिव्यू देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है अक्सर, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं इसके फार्मूले। रिव्यू ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं कि रेजिस्टेंसेस को सर्किट के अंदर कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह पहले सीरीज को देखते हैं। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, ये मिसाल के तौर पर तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हमने सर्किट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। तो सीरीज के अंदर आप ये याद रख लीजिएगा, एक पॉइंट सिर्फ आप याद रख लें, दूसरा पॉइंट आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा। दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपने ये कंसिडर करना है, ये आपने याद रखना है कि अगर रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है तो सारे के सारे सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी अमाउंट सेम है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट होगा हर रेजिस्टर के लिए, लेकिन जो करंट फ्लो करेगी सर्किट के अंदर वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ से भी आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे इस रेजिस्टर, अगर ये रेजिस्टर R1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है। ये रेजिस्टर R2 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 होगा। ये रेजिस्टर R3 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V3 हो जाएगा। और पूरे का पूरा जो पोटेंशियल अब V1, V2 और V3, इन तीनों के पोटेंशियल का जो सम होगा वो बैटरी के इक्वल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर बैटरी अगर 12 वोल्टेज की आपने अटैच की है, तो इसका इस वोल्टेज, इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को आप जमा करें तो आपके पास जो सम है वो 12 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये वी एस किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये सिर्फ आप याद रख लें कि सीरीज के अंदर जो करंट है वो सेम रहती है, इस रेजिस्टर के क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी और इसके क्रॉस भी। अच्छा, अब हम वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V1। ये V1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, V इज इक्वल आई आर की इक्वल होता है, और V1 किसके इक्वल हो गया, IR1। यहाँ पे I तो सेम है और R1 इसकी रेजिस्टेंस। इसी तरह V2 किसके इक्वल हो जाएगा, IR2। I इसलिए सबके साथ सेम आ रहा है क्योंकि सीरीज के अंदर जो करंट है वो सेम है सबके लिए। तो जो V2 है पोटेंशियल, उसके लिए IR2 हो जाएगा, जो V3 है इसके लिए पोटेंशियल IR3 हो जाएगा। अब वोल्टेज सम किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका वोल्टेज V1, V2 और V3, इसको आप जमा करें तो आपके पास इसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे मैंने VE से रिप्रेजेंट किया है वोल्टेज को, इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज सम किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो VE किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 किसके इक्वल है, IR1। V2 किसके इक्वल है, IR2। और V3 किसके इक्वल है, ये यहाँ पर हमने लिखा है IR3। इसमें से I को आप कॉमन ले लें, बाकी I1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। VE डिवाइडेड बाय ये I यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा VE के नीचे, VE ओवर I इज इक्वल टू ये R1 प्लस R2 प्लस R3। V ओवर I किसके इक्वल हो जाएगा, RE। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से एक आपने रिजल्ट डिड्यूस करना है कि अगर आपने रेजिस्टेंसेस को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ है तो उस वक्त आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी या सारे सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, मतलब इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद सेकंड इसका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हम देखते हैं, ये बैटरी कनेक्ट की गई है, ये रेजिस्टेंसेस तीन कनेक्ट की गई है। ठीक है, ये R1 R2 R3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि हर सर्किट के, हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसकी अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम है, इसके अक्रॉस भी सेम है और इसके अक्रॉस भी सेम है, लेकिन करंट तीनों के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, करंट सेम है सबके लिए, वोल्टेज डिफरेंट है।
लेकिन पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, उसके लिए क्या होता है, करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, करंट क्या होता है हर कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज सबके लिए सेम होगा। जो ये R1 रजिस्टर मैंने अटैच किया है, इसके लिए जो करंट है वो I1 है, इसके लिए करंट I2 है, इसके लिए करंट I3 है। और पूरे का पूरा जो करंट है या जो सम है करंट का, वो किसके इक्वल होगा, जो पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मतलब सर्किट के अंदर अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो इन तीनों का सम भी I के इक्वल होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल दूं, तो डेट मीन्स के अगर सर्किट के अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तीन जो रेजिस्टेंसेस है, इन तीनों का सम 5 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 एम्पियर की ये हो जाएगी, 2 एम्पियर की ये हो जाएगी, 2 एम्पियर की ये हो जाएगी। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, इन तीनों का जो सम है वो 5 एम्पियर के अंदर 5 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन वोल्टेज सेम है सारी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस। तो यहाँ पे जो I1 है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 किसकी इक्वल है, V ओवर R। तो I1 किसकी इक्वल है, V डिवाइडेड बाय R1। मतलब जो I1 इस रजिस्टर के क्रॉस है वो किसकी इक्वल है, V ओवर R1। जो I2 है इस रजिस्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी इक्वल है, V ओवर R2। I3 V ओवर R3 की इक्वल है। टोटल करंट किसकी इक्वल है, IE इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इक्विवेलेंट करंट किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 किसके इक्वल है, V ओवर R1। I2 किसके इक्वल है, V ओवर R2। I3 किसके इक्वल है, ये I3, यहाँ से हमने I1 I2 I3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट की। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, V कॉमन ले लेंगे और 1 ओवर R1 प्लस ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा। इसमें IE जो है वो इक्विवेलेंट करंट है, IE डिवाइडेड बाय V, तो इज इक्वल 1/R1 1/R2 और 1/R3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा जो ओहम्स लॉ के मुताबिक V ओवर I जो है वो R के इक्वल होता है। ठीक है, V ओवर I, क्योंकि V इज इक्वल IR होता है ना, और R इज इक्वल V डिवाइडेड बाय I। सो 1 ओवर V किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर R। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, वन सॉरी आई ओवर वी इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R किसके बराबर हो जाएगा, ये सॉरी ये 1 लिखा हुआ है, ये आई नहीं है। 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, आई डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, आई ई डिवाइडेड बाई वी, ये 1/R के इक्वल है। तो इसका मतलब है आई ई मतलब आई ओवर वी को हम 1/R ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 ओवर ये 1 है, 1/R ई इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हम फिर एक ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस अटैच की जाती हैं सर्किट के अंदर, तो उनकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंसेस अटैच की गई हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे सर्किट के अंदर कंबाइंड रेजिस्टेंस या ओवरऑल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, तो फिर उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/R1 1/R2 और 1/R3। ठीक है, तो यहाँ तक आज का आपका टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।